नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विदाउट बर्डन में। हम जो भूगोल की सीरीज शुरू कर रखी थी क्रैश कोर्स की, तो आज उसमें आगे जो आपके एमसीक्यू है वो करने वाले हैं। तो 2 टॉपिक के एमसीक्यू हो चुके हैं और तीसरे टॉपिक से शुरुआत करने वाले हैं। अब तीसरा टॉपिक आपके क्या है? तो तीसरा टॉपिक है वो पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत है। तीसरे टॉपिक का क्या नाम है? पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत है। और पृथ्वी की उत्पत्ति के कितने सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में हैं? तो केवल 3 सिद्धांत है। एक तो है निहारिका परिकल्पना, किसकी है? तो जेम्स जीन की। निहारिका परिकल्पना किसकी है? तो लाप्लास की। दूसरी है ज्वारीय परिकल्पना, तो यह सिद्धांत किसका है? तो जेम्स जीन का है। और तीसरा कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत है। यानी कि आपके पाठ्यक्रम के अंदर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उसमें कितने सिद्धांत है? केवल 3 ही सिद्धांत है। लेकिन पुस्तकों में बहुत सारे दे रखे हैं, उन पे आपको ध्यान नहीं करना है, केवल 3 सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। तो अपने चलते हैं, मुख्य प्रश्न कौन कौन से हैं और चर्चा करते हैं प्रत्येक प्रश्न के बारे में, यानी कि कौन कौन से प्रश्न या किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करने जा रहे हैं। किस टॉपिक से? तो पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत से। पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, कितने सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में है? तो केवल 3 सिद्धांत है। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अंतर तारक धूलि परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना? अंतर तारक धूलि परिकल्पना को किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया? तो ये पहली बात तो आपके पाठ्यक्रम में ये नहीं है। केवल कितने सिद्धांत है? 3 सिद्धांत है। अंतर तारक धूलि परिकल्पना किसकी है? तो ओटो शिमिट की है। किसकी है? ओटो शिमिट की है। फिर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है जेम्स जीन ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित खालिस्तान परिकल्पना प्रस्तुत की थी। अब जेम्स जीन की कौन सी परिकल्पना है? तो ज्वारीय परिकल्पना है। तो क्या हो जाएगा उत्तर? जेम्स जीन की परिकल्पना कौन सी परिकल्पना है? ज्वारीय परिकल्पना है, आपके सिलेबस में लगती है। और कैसी है? तो द्वैतवादी है। कैसी है? द्वैतवादी है, यानी 2 तारों से क्या मानती है? पृथ्वी की उत्पत्ति को मानती है। अब जेम्स जीन ने अपना सिद्धांत कब दिया था? तो 1919 में दिया था। कब दिया था? 1919 के अंदर। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन की। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन है खालिस्तान ने सर्वप्रथम, किसने? खालिस्तान ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया। यानी कि सबसे पहले है वो वैज्ञानिक आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति को या ब्रह्मांड की उत्पत्ति को स्पष्ट करने का प्रयास किसने किया था? तो किसने किया था? बप्पन ने। क्या नाम है पूरा? कास्ते द बप्पन। क्या नाम है? कास्ते द बप्पन ने। और कास्ते द बप्पन ने अपना सिद्धांत कब दिया था? तो 1749 के अंदर। कब दिया था? 1749 में कास्ते द बप्पन ने सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया था। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति का संबंध खालिस्तान की उत्पत्ति से है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें या ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करें तो सारी की सारी उत्पत्ति के सिद्धांत है वो क्या है? एक ही है। यानी कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को स्पष्ट कर रहा है तो वो सारे ग्रहों की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है। तो इसमें क्या ऑप्शन है? धूमकेतु, निहारिका, सौरमंडल, तारे, यानी कि सभी की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है। तो इसमें बड़ी से बड़ी संरचना कौन सी है? तो सौर मंडल है। आंसर क्या हो जाएगा? सौरमंडल, क्योंकि इन सब में क्या है? बड़ी से बड़ी संरचना है। बाकी इनकी उत्पत्ति किसके अंदर आ गई है? तो ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो उसी प्रकार क्या हुआ है? ये तारे वगैरह का निर्माण हुआ है। फिर आगे बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की। तो खालिस्तान की रचना में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों की प्रधानता होती है। अब आपको बताया था हाइड्रोजन और हीलियम गैसें किसमें होती है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस की, हाइड्रोजन गैस के बादलों का संचयन होता है। और जब हाइड्रोजन किसमें बदलने लगती है? हीलियम में बदलने लगती है, तो किसी पदार्थ में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे ज्यादा किसमें ऊर्जा होती है? तो सूर्य में होती है। और सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। कौन है? सूर्य है। तो इससे इसकी बात करें तो सूर्य के अंदर
यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तारों में। और तारा कौन से तारे की यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे सूर्य की बात की गई है। सूर्य में हाइड्रोजन गैस कितनी होती है, तो 71% होती है, और हीलियम गैस कितनी होती है, तो 26.5% होती है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं, चेम्बरलिन की खालिस्तान ग्रहाणु परिकल्पना के प्रतिपादक थे। अब देखिए ये पाठ्यक्रम में आपके नहीं है, पहली बात तो ये है पाठ्यक्रम में नहीं है। फिर इसके बारे में बात करें, चेम्बरलिन व खालिस्तान ग्रहाणु परिकल्पना के प्रतिपादक थे। तो चेम्बरलिन एवं मोल्टन किसका सिद्धांत है, चेम्बरलिन एवं मोल्टन दो विद्वान थे, दोनों ने मिलकर क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। और यह सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, याद नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 7 नंबर। अब 7 नंबर प्रश्न की बात करें, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 7 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण विचार किसने दिया था, तो कास्ते द बफन ने, पहले भी ये आ चुका है, किसने दिया था, कास्ते द बफन ने। और कब दिया था, तो 1749 में कास्ते द बफन ने, किसने, कास्ते द बफन ने दिया था। और कब दिया था, 1749 में सबसे पहले तर्कपूर्ण विचार दिया था। ठीक है, फिर बात करते हैं द्वैतवादी संकल्पना के विचारक है। देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें, पृथ्वी की उत्पत्ति को स्पष्ट करने वाले सिद्धांत है वो दो प्रकार के हैं। एक तो अद्वैतवादी, यानी कि एक तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति को मानते हैं। दूसरे कौन से है, तो द्वैतवादी है, यानी कि दो या दो से अधिक तारों से पृथ्वी की उत्पत्ति को स्पष्ट करते हैं। लेकिन वो वाला प्रश्न नहीं है ये कौन सा प्रश्न है, क्या दे रखा है, द्वैतवादी संकल्पना का विचारक है। अब द्वैतवादी संकल्पना है वो किसने दी है, तो ये उस सिद्धांत की बात की गई है। यानी कि जैसे लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है, वैसे ही एक विद्वान होता है, कौन है, रेसेल। कौन होता है, रेसेल। अब रेसेल ने क्या बताया है, कौन सा सिद्धांत दिया है, तो द्वैतवादी सिद्धांत दिया है। तो इसका उत्तर रेसेल नहीं है, क्या हो जाएगा, रेसेल है। उत्तर गलत दे रखा है, क्या हो जाएगा, रेसेल हो जाएगा। यानी द्वैतवादी संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है, रेसेल ने किया था। लेकिन यह भी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। आगे चलते हैं, कास्ते द बफन द्वारा तर्कपूर्ण वैज्ञानिक संकल्पना का प्रतिपादन है कब किया गया, तो कब किया था, आपको बता दिया 1749 में किया था। अब 1749 इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है, तो कितना याद करना है आपको, 1749। यानी कि कास्ते द बफन ने सबसे पहले तर्कपूर्ण जो विचार दिया था वो कब दिया था, 1749 में। देखिए ये डाटा राइट है क्योंकि सुविंदर सिंह की बुक में दिया हुआ है। फिर बात करें आगे, अद्वैतवादी संकल्पना का विचारक नहीं है। अद्वैतवादी मतलब 4 सिद्धांत बताए थे आपको, वो कैसे किस प्रकार के सिद्धांत थे। शुरू में अद्वैतवादी थे जो कितने तारों से पृथ्वी की उत्पत्ति को मानते हैं, तो एक तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति को मानते हैं। लेकिन जो द्वैतवादी सिद्धांत है वो 2 या 2 से अधिक तारों से मानते हैं। तो अद्वैतवादी, देखिए अब इस प्रकार का जो प्रश्न आता है उसमें ध्यान नहीं रहता है क्या पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है, अद्वैतवादी संकल्पना का विचारक नहीं है। यानी कि 3 तो अद्वैतवादी के विचारक है, एक है वो विचारक नहीं है। कांट है, अद्वैतवादी है, रोस है, चेम्बरलिन है। तो इसमें आपको बताया लाप्लास का सिद्धांत है वो किसमें आता है, ये भी अद्वैतवादी है। और कांट का भी कौन सा है, अद्वैतवादी है। तो इसमें क्या आ जाएगा, उत्तर है चेम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। लेकिन ये आपके पास चेम्बरलिन का सिद्धांत है वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। जैसे 4 प्रमुख सिद्धांत से पहले कांट है, लाप्लास है और रोस और लोकियर की परिकल्पना है। तो ये सिद्धांत कौन से सिद्धांत है, द्वैतवादी सिद्धांत है। ठीक है, लेकिन चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना है, चेम्बरलिन एवं मोल्टन की कौन सी परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना है, वो किस प्रकार की है, तो द्वैतवादी है। चेम्बरलिन का सिद्धांत कैसा है, द्वैतवादी है। अब द्वैतवादी है तो इसके कारण ये उत्तर हो जाएगा नहीं है, यानी अद्वैतवादी नहीं है। तो ये क्या है, अद्वैतवादी नहीं है, कैसा है, द्वैतवादी है। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधी विचारधारा है
द्वैतवादी परिकल्पना, अद्वैतवादी परिकल्पना और क्या दे रखा है, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विचारधारा है। तो द्वैतवादी भी होती है, अद्वैतवादी भी होती है, यानी एक तारों की से उत्पत्ति मानने वाली अद्वैतवादी और दो तारे से मानने वाली द्वैतवादी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विचारधारा है। द्वैतवादी परिकल्पना, अद्वैतवादी परिकल्पना, उपयुक्त दोनों। देखिए आपको प्रश्न करने के जो तरीके बताए हैं, किस प्रकार से आपको ओमआर फिल करनी है, तो उसमें बताया था अगर कोई क्वेश्चन आपको मान लो कितने ऑप्शन आते हैं, कितने ऑप्शन आते हैं, 5 ऑप्शन आपको ओमआर सीट पर मिलने वाले। जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 11 है। ठीक है, 11 के आगे क्या मिलेंगे, 5 ऑप्शन मिलेंगे। और पहले में क्या लिखा रहेगा, ए, दूसरे में क्या लिखा रहेगा तो बी, तो तीसरे में क्या लिखा रहेगा सी, चौथे में क्या लिखा रहेगा डी, और पांचवें में क्या लिखा रहेगा ई लिखा रहेगा। ठीक है, अब कोई ना कोई इनका उत्तर है वो 4 में से आने वाला है, 5 में से नहीं आने वाला। आपको करना क्या है, केवल 4 में से एक ऑप्शन करना है, 5वां ऑप्शन किसी को ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये तब करना होता है जब नेगेटिव मार्किंग होती है और आपको क्वेश्चन नहीं आता है, यानी कि गलत ना हो जाए और नंबर ना कट जाए, उससे बचने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है, 5 नंबर होता है। आपके नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो कितने में से करने हैं, 4 में से करने हैं। अब देखिए अगर आपके 40 क्वेश्चन के अंदर से लगभग 7 या 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन भी अगर आपको अच्छे से आते हैं, यानी कन्फर्म पता है 7 प्रश्नों का, तो आसानी से आप पास हो सकते हो। कैसे हो सकते हो, तो बात करें कि जो टोटल प्रश्न है, कितने टोटल प्रश्न आने वाले हैं, टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो 40 होगी। कितनी होगी, 40 होगी। ठीक है, अब 40 होगी तो 10 प्रश्नों का उत्तर क्या होने वाला है, ए होने वाला है। 10 प्रश्नों का उत्तर क्या होने वाला है, बी होने वाला है। और 10 प्रश्नों का उत्तर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। और 10 प्रश्नों का उत्तर क्या होने वाला है, डी होने वाला है। ई तो किसी प्रश्न का उत्तर ही नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या करना है, ई ऑप्शन भरना ही नहीं है। पहली बात तो ध्यान रखने वाली ये है। दूसरी बात करें, जो प्रश्न आपको आता है, मान लो ये 11वां प्रश्न है या ऊपर वाले प्रश्न है, ऊपर कोई प्रश्न है तो उसकी बात करते हैं। देखिए मान लो ऊपर वाला कोई प्रश्न है, जैसे कास्तेदार बप्पन द्वारा तर्कपूर्ण वैज्ञानिक संकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया, आपको पता है 1749 में किया था, आपको आता है। अगर आता है आपको तो क्या करोगे, आता है वो ऑप्शन करिए, जो आ रहा है वो ऑप्शन करना है। यानी कि आपको मान लो 11 नंबर प्रश्न था, ये प्रश्न आपको आ रहा है, आता है तो क्या करना है, जैसे जो आंसर है वो मान लो सी में है तो सी का गोला क्या कर दोगे, काला कर दोगे। ठीक है, अगर नहीं आता है तो क्या करना है, उसमें ध्यान रखना है, आप एक ऑप्शन पकड़िए जहां पे आपको प्रश्न कन्फर्म पता है कि आ ही नहीं रहा है, अपने को पता ही नहीं है, वहां पे एक ऑप्शन पकड़िए, उसी को भर दीजिए। समझ में आ रही है बात है, यानी कि 11 नंबर प्रश्न है। आगे बात करूं कौन सा क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सा 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन या फिर 14 नंबर क्वेश्चन, इस प्रकार से मिलेंगे, सबके आगे ये मिलने वाले हैं। जो आता है वो तो वो आप भर सकते हो, लेकिन जो नहीं आ रहा है उसमें एक ऑप्शन भरिए। ठीक है, आ रहा है वो तुम्हें तो वो उत्तर करिए, और नहीं आ रहा है उसमें क्या करना है, एक ऑप्शन भरिए। तो कितने % राइट हो सकते हैं, मान लो 10 तो नहीं हो रहे, कम से कम 6% तो आपके राइट आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, जो जितने % आपको आते हैं, मान लो 10%, 7% आपको आ रहे हैं कन्फर्म। ठीक है, तो 7 तो वो भरने हैं जो आपको पता है, बाकी में क्या भरना है, एक ऑप्शन भरना है। ठीक है, तो 7 तो वो राइट होने वाले हैं आपके। ठीक है, अब बाकी में एक ही ऑप्शन भरोगे तो कितने, कम से कम 6 तो बिल्कुल राइट होने वाले हैं, तो 6 उससे आपको फायदा मिलने वाला है। बाकी किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, जो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसमें क्या उत्तर करना है। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विचारधारा है। ठीक है, उसमें क्या दे रखा है, द्वैतवादी परिकल्पना, अद्वैतवादी परिकल्पना और उपयुक्त दोनों को कोई नहीं। तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या करना है, उत्तर उपयुक्त दोनों। क्या उत्तर करोगे, उपयुक्त दोनों। ठीक है, या फिर आ जाए उपयुक्त सभी वाला, तो क्या ऑप्शन करना है, उपयुक्त सभी करना है। तो इस प्रकार से कम आपके 5 क्वेश्चन है वो सही होने वाले हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन आपको आते हैं, प्लस में क्या हो गए हैं
प्लस में 6 क्वेश्चन उस तरीके से राइट हो गए हैं, यानी कि जो नहीं आया था उसमें आपने एक ही ऑप्शन भर दिया, यानी कि बी मानो बी भरोगे आप, या फिर सी ए मानो ए भरोगे, या सी भरोगे, लेकिन डी तक नहीं जाना है, आगे नहीं जाना है। ठीक है, उपयुक्त सभी में तो आपने कर ही रहे हैं, इसलिए डी तक नहीं जाना है। ठीक है, इनमें से वो कोई एक भर दोगे तो उसके कारण कितने परसेंट सही हो गए आपके? 6% सही हो गए। और बाकी 5 क्वेश्चन कम से कम इस पैटर्न से आपको फायदा मिलने वाला है, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त तीनों और उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न 5 है आपको बेनिफिट कराएंगे। तो मान लो कितने प्रश्नों का बेनिफिट हो गया? 4 प्रश्नों का ही बेनिफिट हो गया। ठीक है, तो 4 प्रश्नों का 7 तो आपको आ रहे थे, कन्फर्म आ रहे थे, प्लस में 6 प्रश्न कैसे राइट हो गए? एक ही गोला काला किया आपने, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा था, 6 उससे राइट हो गए, प्लस में कितने प्रश्न? 4 प्रश्न, उपयुक्त सभी वाले ऑप्शन और उपयुक्त दोनों और उपयुक्त तीनों, इस प्रकार के ऑप्शन करने से 4 राइट है हो जाएंगे। तो टोटल जोड़ो कितने हो गए हैं? 10 और 7 कितने हो गए हैं? 17 हो गए हैं। और पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? केवल 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो कितने हो रहे हैं? सही 17 हो रहे हैं, लेकिन आपको आते कितने हैं? 7 ही तो आ रहे हैं, 7 के हिसाब से आप फेल हो, 7 ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप 7 क्वेश्चन राइट करोगे, बाकी में ई भरोगे, तो काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो ये पैटर्न फॉलो करोगे तो आसानी से आप पास हो जाओगे। तो ये प्रश्न आ गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। बाकी ओएमआर शीट कैसे भरनी है इसकी चर्चा कोई एक वीडियो लेके करने वाले हैं, क्योंकि ओएमआर शीट में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, वो भरना विद्यार्थियों को नहीं आ रहा है, वहां पे गलती हो रही है। तो इसलिए एक कोई वीडियो बनाएंगे, उसमें ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है उसके बारे में बता देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 12 नंबर क्वेश्चन है ऑटो सीमेंट की अंतर तारक धूलि परिकल्पना किस सन में प्रतिपादित की गई? देखिए, पहली बात तो ये है, ऑटो सीमेंट का सिद्धांत है वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। ऑटो सीमेंट का सिद्धांत है वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। अगर प्रश्न आ जाए तो उत्तर क्या है? 1943 है। ठीक है, फिर और किस प्रकार की परिकल्पना है? तो द्वैतवादी परिकल्पना है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है 13 नंबर, कांट की वायवीय राशि परिकल्पना किस मूलाधार पर टिकी हुई थी? यानी कांट का सिद्धांत है वो किस पे टिका हुआ था? कांट के सिद्धांत की बात करी, कांट की वायवीय राशि परिकल्पना है का किस मूलाधार पर, यानी कि उसका आधार क्या था? तो कांट की मूला, देखिए क्वेश्चन पहला ए नंबर ऑप्शन क्या दे रखा है? कणों के आपसी टकराने से भ्रमण गति में वृद्धि हुई होती है। तो सिंपल सी बात है, जैसे आपको बताया था, ब्रह्मांड में कौन सा पदार्थ बिखरा हुआ था? आद्य पदार्थ बिखरा हुआ था, और आद्य पदार्थ है उनमें आपसी आकर्षण के कारण क्या होता है? टकराट होती है, जिससे उसमें भ्रमण गति और उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये बात क्या बैठती है? राइट बैठती है। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात क्या दे रखी है? और दूसरी बात दे रखी है, निहारिका के आकार में वृद्धि के साथ ही गति भी बढ़ती है। अब कांट ने क्या बताया था? जैसे जैसे निहारिका है वो आकर्षण के कारण अन्य पदार्थों को या आद्य पदार्थों को अपनी ओर समेटती गई, तो उसके कारण उसका आकार है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये भी बात क्या है? राइट है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया है? ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यानी कि उपयुक्त दोनों सही है, उपयुक्त तीनों सही है, तो क्या ठोक देना है? नंबर सी। समझ में आई? तो ऐसे ही करोगे तो क्या हो रहा है? राइट हो रहा है। तो वैसे भी आपको बताया है ए, यानी कि ए बी दोनों सही है, ऐसे आ जाए या उपयुक्त सभी आ जाए तो वो राइट है। ठीक है, लगभग प्रश्नों में राइट होता है, तो आप ऐसा ही करिए। अगर आपको आता है, कन्फर्म पता है एक ही बात सही है, तो वो करिए। ठीक है, अगर पता नहीं है तो क्या करना है? इस प्रकार से उत्तर करना है। तो दोनों क्या है? राइट है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, जेफरीज ने जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत किया। यानी कि देखो, सिद्धांत किसका है? जेम्स जीन का है। कौन सा है? तो जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना है। ठीक है, अब इसने क्या करी जी? जेफरीज ने क्या किया था? जेम्स जीन के सिद्धांत का व्याख्या की है। अब जेम्स जी ने सिद्धांत कब दिया है? तो 1919 में दिया है। इसने कब व्याख्या करी है? तो भैया 10 साल और लग गए। कौन सा? 1929 में। क्या दे रखा है? सी नंबर,
1929 में। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना कब दी? अब लाप्लास ने अपना सिद्धांत कब दिया था? तो कब दिया था लाप्लास ने सिद्धांत? कल ही पढ़ा है, तो 1796 के अंदर लाप्लास ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 16 नंबर। कितने नंबर है? 16 नंबर क्वेश्चन है। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जेम्स जीन ने ज्वारीय परिकल्पना किस सन में प्रस्तुत की? ये तो हो गया क्या? हाँ, अभी बताइए ना, बात वही है। ठीक है, जेम्स जी ने अपना सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? तो 1919 में किया था। जेफरीज ने 1929 में क्या करी थी? व्याख्या करी थी। फिर आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, तो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना में संशोधन किस विद्वान द्वारा किया गया? तो बात अभी आई है, लाप्लास क्या, अच्छा अलग प्रश्न है, ये अलग प्रश्न है। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना में संशोधन किस विद्वान ने किया था? तो रोस ने किया था। किसने किया था? रोस ने किया था। अरे रेसे दे रखा है, रेसे नहीं है, क्या नाम है? रोस है। क्या नाम है? रोस। यानी रोस ने क्या किया था? लाप्लास के सिद्धांत में संशोधन किया था। और लाप्लास का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया था? तो 1755 के अंदर। कब दिया गया था? 1796 के अंदर। कब दिया गया था? 1796। वो सिद्धांत है कांट का। वो कब दिया गया? 1755 में। कांट के सिद्धांत को ही विस्तृत रूप में किसने प्रस्तुत किया था? लाप्लास ने। और कांट के सिद्धांत की कमियों को क्या की थी? दूर किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना में किसने संशोधन किया? तो आ चुका है, किसने संशोधन किया है? तो जेफरीज ने किया है। कब किया? 1929 में किया है। फिर चेम्बरलिन ने ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन कम किया। अब चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना है, चेम्बरलिन और मोल्टन दोनों ने मिलकर दी थी, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो चेम्बरलिन ने ग्रहाणु परिकल्पना कब दी है? 1905 में दी है। फिर आगे है, ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो ज्वारीय परिकल्पना किसकी है? जेम्स जीन की है ज्वारीय परिकल्पना। देखो, याद रखने का सिंपल सा फंडा है। क्या फंडा है? याद रखने का क्या फंडा है? जेम्स जीन वाले में तो कोई दिखती ही नहीं है। क्या बात है? तो ज्वारीय परिकल्पना, कौन सी परिकल्पना की बात है? ज्वारीय परिकल्पना। अब ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? कौन सी परिकल्पना? ज्वारीय परिकल्पना। अब ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? अब किसने प्रतिपादित की थी? तो जय से क्या हो गया? जेम्स जीन। सारे क्या इसमें जय है। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन। ठीक है, और किससे उत्पत्ति बताई है? तो दो तारों से। और खुद इसलिए सिद्धांत कैसा है? तो द्वैतवादी सिद्धांत है। कौन सा तारा? एक तारा तो कौन सा था? सूर्य था। और दूसरा क्या था? साथी तारा था। दूसरा कौन सा था? साथी तारा था। और साथी तारा क्या था? बहुत बड़ा था। इसलिए इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से एक भाग अलग हो जाता है, और जिसको क्या नाम दिया था? फिलामेंट। यानी फिलामेंट से उत्पत्ति बताई है किसने? जेम्स जीन ने। और इस पे क्या उत्पन्न हुआ था? ज्वार उत्पन्न हुआ था। इसके कारण ये जेम्स जीन है वो कैसी मानता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना? तो तरल मानता है। प्रश्न आ सकता है, जेम्स जीन के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना है तो कैसी है? तरल है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे दिया हुआ है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम वायुमंडल का संगठन? अरे वायुमंडल के बारे में आपके कोई सिलेबस में नहीं है। आगे चलते हैं। वायुमंडल है वो नेक्स्ट में लगने वाला है, यानी कि दूसरे सेमेस्टर में वायुमंडल लगने वाला है। अब इस सेमेस्टर के अंदर वायुमंडल के बारे में कोई चर्चा नहीं है। वायुमंडल है वो कौन से सेमेस्टर में लगेगा? सेकंड सेमेस्टर में, जहां पे लिखना आएगा आपके डिस्क्रिप्टिव मैटर लिखना है वहां पे। ठीक है, तो पहले वाला बता दिया आपको, सिलेबस में नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक तारक परिकल्पना में ग्रहों की उत्पत्ति कितने तारों से मानी जाती है? तो एक तारक में सिंपल सा बात है, एक तारा। अब एक तारक लिख ही रखा है, एक तारक है, इसको लिखना चाहिए था अद्वैतवादी परिकल्पना में ग्रहों की उत्पत्ति कितने तारों से मानी गई है? तो एक से मानी गई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक कांट ने, अब कांट कहां का था? जर्मनी का था। और कांट का सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। ठीक है, लेकिन कांट के सिद्धांत का विस्तृत रूप या उनके दोषों को दूर करने का प्रयास किसने किया था? लाप्लास ने। ठीक है,
तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना कब दी? तो कांट का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1755 में कांट ने अपना सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत में 3 कमियां रह गई थी, जिसने लाप्लास ने क्या किया था? दूर किया था। कब? 1796 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहारिका परिकल्पना के विपरीत चेम्बरलिन ने, अब चेम्बरलिन का कोई सिद्धांत नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, चेम्बरलिन है, मोल्टन का कोई सिद्धांत नहीं है। निहारिका परिकल्पना के विपरीत चेम्बरलिन ने सन 1905 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की है? किसने? निहारिका परिकल्पना के विपरीत, यानी निहारिका के विपरीत चेम्बरलिन एवं मोल्टन की ग्रहणु परिकल्पना है। कौन सी परिकल्पना है? चेम्बरलिन एवं मोल्टन की कौन सी परिकल्पना है? तो ग्रहणु परिकल्पना है। और कब दी है? तो 1905 में ये दिया था, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में ये नहीं है। कौन सी परिकल्पना निहारिका परिकल्पना की आधारशिला बनी? यानी कि कौन सी परिकल्पना है वो निहारिका परिकल्पना की आधारशिला बनी? यानी निहारिका परिकल्पना किसकी है? लाप्लास की है। और लाप्लास का आधार क्या था? तो कांट का सिद्धांत था, क्योंकि कांट के सिद्धांत में कितने दोष थे? तो 3 दोष थे, जिनको दूर किसने किया है? तो लाप्लास ने किया है। और कांट के सिद्धांत का नाम क्या था? तो वायव्य राशि परिकल्पना था। कौन सा था? वायव्य राशि परिकल्पना। यानी प्रश्न आ जाए, लाप्लास का जो सिद्धांत है वो किसके सिद्धांत का आधार है? तो कांट के सिद्धांत का। अब कांट का सिद्धांत है क्या? तो ये आ जाए तो कौन सा है? वायव्य राशि परिकल्पना। जैसे वो देव निर्मित पदार्थ के बारे में आपको बताया, तो वो कौन सी है? वायव्य राशि। और वायव्य राशि का क्या हुआ? समूहन हुआ, उसके कारण देव निर्मित पदार्थ इकट्ठे हो गए, आपसी आकर्षण के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो गई। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, कौन सी परिकल्पना? ये हो गया था। आगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सूर्य से पृथ्वी की स्थिति है। थोड़ा सा प्रश्न अधूरा है। सूर्य से दूरी के अनुसार, किसके अनुसार? मान लो जैसे अपने ग्रहों को बताया था, ग्रहों के बारे में आपको बताया है, ग्रहों की ये भी उस टॉपिक से प्रश्न है, यहां से प्रश्न नहीं है, तीसरे वाले टॉपिक से प्रश्न है नहीं है। थोड़ी चर्चा करते हैं इसके बारे में। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी की स्थिति है। यानी प्रश्न क्या बनता है? सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम कौन सा है? तो दूरी के अनुसार तो कौन सा क्रम है? तीसरा क्रम है। अगर प्रश्न पूछ ले आकार के अनुसार कौन सा क्रम है, तो आकार के अनुसार कौन सा है? 5वां है। बता देता हूं, जैसे सबसे पहले, चलो इधर लाओ, इसको उधर बनाएंगे। कौन कौन से हैं? तो इनके बारे में आपको एक ट्रिक बताई है। क्या क्या ट्रिक बताई थी? यानी कि सूर्य से दूरी के अनुसार। किसके अनुसार? सूर्य से दूरी के अनुसार। मान लो ये है सूर्य, ये क्या है? सूर्य है। और इससे दूरी के अनुसार आपको क्या ग्रहों का क्रम याद रखना है। और दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम याद रखने का सूत्र क्या है? तो आपको पता ही है, बस पीएम बस और नहीं। तो सूत्र क्या है? बस पीएम बस और नहीं, ये सूत्र है। अब किसका है? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम का। अब कौन कौन सा इनका क्रम है उनकी बात करें, तो सबसे पहले सूर्य के पास में ही वै से क्या बन जाएगा? बुध है। यानी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। 2 नंबर पे कौन सा है? तो शुक्र है। 2 नंबर पे कौन सा है? शुक्र है। और 3 नंबर पे कौन सा है? पृथ्वी है। और यही प्रश्न ये आपसे पूछा गया है। यानी सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम कौन सा है? तो कौन सा है? तीसरा है। उसके बाद में 4 नंबर पे कौन सा है? तो मंगल है। 4 नंबर पे कौन सा है? मंगल है। ये दूरी के अनुसार क्रम है। अब उसके आगे क्या आएगा? यहां पर आगे क्या आएगा मैं नीचे लिख देता हूं, आगे क्या आने वाला है। यानी कि इससे दूरी के अनुसार है, वो दूर दूर है। ठीक है, मैं आगे इधर ले आया हूं। ठीक है, 5 नंबर पे कौन सा है? तो 5 नंबर पे बृहस्पति है। 5 नंबर पे कौन सा है?
तो बृहस्पति है। 6 नंबर पे कौन सा है, तो 6 नंबर पे शनि है। 6 नंबर पे शनि है। और 7 नंबर पे अरुण है। और 8 नंबर पे कौन है, तो वरुण है। 8 नंबर पे कौन है, वरुण है। अब ये क्या है, 8 नंबर पे है वरुण, ठीक है। ये क्या है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। बै से क्या बन गया है, बुध बन गया है। सह से क्या बन गया है, शुक्र बन गया है। और पी से पृथ्वी बन गया है। एम से क्या बन गया है, मंगल बन गया है। फिर इस बै से क्या बन गया है, तो बृहस्पति बन गया है। और इस सह से क्या बन गया है, शुक्र बन गया है। और सह से बन गया है शनि, ठीक है। और से क्या बन गया है, अरुण बन गया है। और लास्ट कौन बच गया है, वरुण बच गया है, ठीक है। और सबसे नजदीक प्रश्न आदेश सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, तो सबसे नजदीक कौन सा है, तो बुध सबसे नजदीक है। सबसे दूर कौन सा है, तो वरुण है। पृथ्वी का क्रम कौन सा है, तो तीसरा क्रम है, ठीक है। ये 3 मुख्य प्रश्न है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे अपने प्रश्न के ऊपर। क्या प्रश्न था, ये था, क्या प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न सूर्य से पृथ्वी की स्थिति है, यानी कि दूरी कितनी है भाई, दूरी के अनुसार कौन सा क्रम है, तो कौन सा हो जाएगा, तीसरा क्रम है, ठीक है। कौन सा क्रम हो जाएगा, तीसरा क्रम हो जाएगा, तीसरे स्थान पे, ठीक है, तीसरे स्थान पर। फिर आंतरिक ग्रहों की से स्थिति होती है। अब आंतरिक ग्रह अभी लिखे हैं, अभी जो लिखे थे अपने वो डिलीट कर दिए, देखिए दोबारा से बता देता हूं। पहला ग्रह कौन सा बताया, 1 नंबर पे पहला ग्रह कौन सा बताया था, तो पहला है बुध। किसके अनुसार बात कर रहे हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार। किसके अनुसार बात कर रहे हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार। दूसरा ग्रह कौन सा है, तो बुध के पास कौन सा है, शुक्र है। तीसरा ग्रह कौन सा है, तो अपने पृथ्वी है। अब चौथा ग्रह कौन सा है, तो 4 नंबर पे मंगल है। और 5वां ग्रह कौन सा है, तो 5वां बृहस्पति है। छठा ग्रह कौन सा है, तो शनि है। और 7वां ग्रह कौन सा है, अरुण है। और 8वां ग्रह कौन सा है, तो 8 नंबर पे वरुण है। 8 नंबर पे कौन सा है, वरुण है, ठीक है। अब देखिए ये 4 ग्रह है, प्रश्न यहां से आ सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। ये 4 ग्रह, पहले के 4 ग्रह क्या कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह क्या कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह, ठीक है। और ये 4 लास्ट वाले 4 कौन से ग्रह कहलाते हैं, लास्ट वाले 4 तो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। कौन सा, बाह्य ग्रह कहलाते हैं, बाह्य ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। अब और बात करें, और क्या उपनाम दे सकते हैं इनको, तो और आंतरिक ग्रह एक नाम क्या, प्रश्न आ जाए ठोस ग्रह। कौन से ग्रह, ठोस ग्रह। तो पहले 4 क्या कहलाते हैं, ठोस ग्रह, या प्रश्न आ जाए ठोस ग्रहों की संख्या कितनी है, 4 है। फिर ये कौन से ग्रह कहलाते हैं, तो ये गैसीय ग्रह कहलाते हैं। कौन से, गैसीय ग्रह कहलाते हैं, यानी कि किससे बने हैं, गैसों से बने हैं। फिर इनको बात करें तो ये क्या कहलाते हैं, पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। किस प्रकार के, पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। और ये कौन से कहलाते हैं, जोवियन ग्रह कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, जोवियन ग्रह कहलाते हैं। सारे चैप्टर हैं, ये बाह्य ग्रह पूछे 4, गैसीय ग्रह पूछे 4, जोवियन ग्रह पूछे 4। अब इनमें से पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। या फिर इसमें पूछेगा कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, तो 3 ये मिलेंगे, एक उनमें से मिलेगा, ठीक है। वैसे ही अब आंतरिक ग्रह पूछ ले कितने हैं, 4, ठोस ग्रह पूछ ले 4, पार्थिव ग्रह 4, ठीक है। और इनको एक और कहते हैं, क्या कहते हैं, वलयित ग्रह, वलयित ग्रह। कौन से ग्रह कहते हैं, वलयित ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इन सब के ऊपर क्या पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई है सबको, यानी कि ग्रहों का सूर्य से दूरी के अनुसार ये क्रम है। अब आपसे पूछ ले आकार के अनुसार क्रम है, तो यहीं पे चर्चा कर लेते हैं आकार के अनुसार क्रम क्या है। तो आकार के अनुसार क्रम की बात करूं तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, ये इतने याद हैं
तो सारे के सारे आपको याद हैं। ठीक है, यहीं से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। एक तो प्रश्न बन सकता है यानी कि कौन से ग्रह वो विपरीत दिशा में घूमते हैं, तो इधर से दूसरा और इधर से दूसरा, ये दो ग्रह क्या करते हैं, विपरीत दिशा में घूमते हैं। और कैसे घूमते हैं, तो ये दो घूमते हैं वो पूर्व से पश्चिम। कैसे घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम घूर्णन करते हैं। पूर्व से पश्चिम क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। बाकी सारे के सारे ग्रह उल्टा कर दो, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। पृथ्वी का भी पूछ ले, पश्चिम से पूर्व की ओर। फिर मंगल का भी पूछ ले तो पश्चिम से पूर्व। सारे के सारे, केवल दो का ध्यान रखना है, ये पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करते हैं, बाकी सारे के सारे पश्चिम क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। अब बात करें क्या प्रश्न और बन सकता है, यानी कि प्रश्न आता है कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है, तो पहले वाले दो है, इनके कोई उपग्रह नहीं है। यानी उपग्रहों की सबकी अलग अलग उपग्रह पाए जाते हैं। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल के कितने हैं, दो है, बृहस्पति कितने हैं, तो 79 है, और शनि के कितने हैं, 82 है, और अरुण के कितने हैं, तो अरुण के 27 हैं, और वरुण के कितने हैं, तो 14 है। सबके अलग अलग क्या है, उपग्रह है। लेकिन दो जो ग्रह है शुरू के, जो सूर्य के पास में है, उनके उपग्रह नहीं है। अब प्रश्न आता है, ये तो प्रश्न पीछे आया था, वो तो आकार के अनुसार आ गया था, सॉरी किसके, क्रम के अनुसार आ गया था। अब क्या प्रश्न बन सकता है, आकार के अनुसार बन सकता है। अब आकार के अनुसार अगर प्रश्न आ जाए तो ये लास्ट वाले चार है, इनको पहले पटक दो। ठीक है, अब क्या करोगे, पहले क्या आ जाएगा, आकार के अनुसार। यानी आकार के अनुसार बात करें बड़ा छोटा क्या है, तो आकार के अनुसार सबसे पहले क्या आ जाएगा, पहला नंबर बृहस्पति। कौन सा आ जाएगा, बृहस्पति। दो नंबर पे क्या आ जाएगा, तो वही आगे वाला शनि आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, शनि। तीन नंबर पे कौन सा आ जाएगा, तो अरुण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अरुण आ जाएगा। और चार नंबर पे क्या आ जाएगा, वरुण आ जाएगा। और पांच नंबर पे कौन सा आ जाएगा, तो पांच नंबर पे ये चार पटक दिए आपने। फिर बाद में आपको पता नहीं है कौन से आने वाला है, तो हम आने वाले हैं। हम कौन से ग्रह पे रहते हैं, तो पृथ्वी पे रहते हैं, तो पांचवा कौन सा आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा। अब पृथ्वी आ गई है, अब पता नहीं है कौन सा आने वाला है, तो पृथ्वी की बहन आने वाली है। ठीक है, क्योंकि बहन बहन है दोनों के रहे सागर है। तो छठा नंबर कौन सा आ जाएगा, तो शुक्र आ जाएगा। और शुक्र को क्या कहते हैं, पृथ्वी की भगिनी कहते हैं। फिर कौन से बच गए हैं, तो दो बच गए हैं। तो शुक्र के बाद कौन सा आने वाला है, आपको पता अगर नहीं है तो यहाँ पे आइए, पृथ्वी है, पृथ्वी के पास बहन जी आ गया। ठीक है, अब इधर वाला आ गया, तो ये थोड़ी पास हो सकता है, क्योंकि इधर वाला पास में नहीं लग रहा क्या, तो क्या आ जाएगा, मंगल आ जाएगा। तो सात नंबर पे क्या आने वाला है, मंगल आने वाला है। और फिर लास्ट कौन बच गया जी, बुध जी बच गया। अब ये बुध है वो क्या आ जाएंगे, लास्ट में आने वाले हैं। ठीक है, अब ये किसके अनुसार क्रम है, आकार के अनुसार क्रम है। अब मैं आपको बता दूं प्रश्न कौन सा पूछेगा, तो भैया पृथ्वी का पूछने वाले हैं। किसका पूछेंगे, पृथ्वी का। यानी आकार के अनुसार पृथ्वी का क्रम है कौन सा है, तो कौन सा है, पांचवा है। सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम कौन सा है, तो कौन सा है, तीसरा है। ट्रिक आपको बता दी कैसे याद रखना है। कौन सा प्रश्न चल रहा था, आंतरिक ग्रहों की से स्थिति होती है। तो आंतरिक ग्रहों की, तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से आपको पता ही है, पहले वाले क्या थे, चार थे। ठीक है, बृहस्पति के पश्चात बृहस्पति से अरुण तक, शनि से वरुण तक प्रयास नहीं किया गया, बुध से मंगल तक। तो क्या हो जाएगा उत्तर है, बुध से मंगल तक। देखिए ये पीछे वाले पेज पे अपने जो अपने पेज ये बनाया था, ये देखिए क्या प्रश्न था, आंतरिक ग्रहों की स्थिति, तो मंगल तक है। कहां तक है जी, मंगल तक है। तो ये सारे इधर वाले ग्रह क्या कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। तो बुध से लेकर कहां तक हो गए हैं, मंगल तक हो गए हैं। तो आंतरिक ग्रहों की स्थिति क्या है, बुध से लेकर मंगल तक है। कौन सा नंबर प्रश्न था, प्रश्न नंबर, ये वाला, हाँ। तो आंतरिक ग्रहों की स्थिति कहां से कहां तक हो गई है,
तो बुध से मंगल तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एकमात्र है, कौन सा? चंद्रयान नहीं है भाई, चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा है। यानी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। फिर 29 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की गति प्रति सेकंड होती है, तो प्रकाश की गति है वो आपको बताया प्रति सेकंड होती है, तो कितनी होती है? 3 लाख किमी होती है। यानी कि ये पूछना चाह रहा है प्रकाश वर्ष के बारे में। क्या बात कर रहा है? प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष क्या है ये आपको पता होना चाहिए। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष यानी कि सूर्य की प्रकाश की किरण द्वारा, मान लो ये क्या है? अपना सूर्य है, और इसकी प्रकाश की जो किरण है वो एक वर्ष में, कितने समय में? एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है? एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है वो क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। लेकिन एक सेकंड में ये दूरी कितनी तय कर पाती है प्रकाश की किरणें? तो वो कितना है? 3 लाख किमी। कितनी है? 3 लाख किमी। यानी एक सेकंड में 3 लाख चल जाती है, तो एक वर्ष में कितनी चल जाएगी? वो क्या कहलाएगा? प्रकाश वर्ष कहलाएगा। अब प्रकाश वर्ष क्या है? तो खगोलीय पिंडों के मध्य की जो दूरी मापने के लिए, खगोलीय पिंडों की दूरी मापने की जो इकाई है, सबसे बड़ी इकाई तो पार्सन्स है, दूसरी बड़ी इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष है। और इससे छोटी वाली कौन सी है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है। पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान, घनत्व और दबाव पाया जाता है, तो केंद्र में पाया जाएगा। कहां पे पाया जाएगा? केंद्र में पाया जाता है। ये देखिए प्रश्न आपने पढ़ लिया पीछे, अब क्या ऑप्शन यहां पे है। यानी पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है? तो पृथ्वी के धरातल के निकट, या फिर पृथ्वी के मध्य में, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में, पृथ्वी के केंद्र में। तो कहां पे पाया जाता है? पृथ्वी के केंद्र में। क्यों पाया जाता है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे हम जाते हैं, तो प्रत्येक 32 मीटर, कितना? प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग में क्या है? तापमान अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके सबसे अधिक उपग्रह है? तो अधिक उपग्रह अभी पढ़ के आए हैं, किसके हैं? तो शनि ग्रह के या सैटर्न के क्या है? सबसे ज्यादा उपग्रह है। और कितने हैं? तो उपग्रहों की संख्या 82 है। ठीक है, ये गलत है। किस भूवैज्ञानिक कल्प में, 32 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, किस भूवैज्ञानिक कल्प में छिछले सागर वाला सरीसृप? ये प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है। यानी कि किस भूवैज्ञानिक, ये कल्प के बारे में, युग के बारे में, इनके बारे में पूछा है। यानी समय काल, यानी ज्योग्राफी में जो समय काल होता है उनके बारे में ये क्वेश्चन आया। समय काल आपके नहीं है, सिलेबस के अंदर नहीं है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। होयल ने अपना सिद्धांत किस नाम से, यानी कि होयल दे रखा है, होयल लिटलटन, यानी होयल लिटलटन ने अपना सिद्धांत किस नाम से प्रस्तुत किया था? तो कौन सा सिद्धांत था? सुपरनोवा सिद्धांत था। कौन सा था? सुपरनोवा। ये भी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लास्ट वाला इसमें, अच्छा और भी है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है? निम्न में से कौन सा कल्प डायनासोर के, अरे डायनासोर वगैरह नहीं लगता आपके, तो निम्न में से कौन सा कल्प है वो डायनासोर के विलुप्त होने तथा फूलों वाली वनस्पति एवं सरीसृप की वृद्धि से अधिक संबंधित है? तो ये पहली बात तो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। ठीक है। फिर इसकी बात करें तो उत्तर क्या है? क्रिटेशियस दे रखा है, देख लेना आप। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों की ऐसी व्यवस्था जिसमें सबसे छोटे ग्रह दोनों ओर तथा सबसे बड़े ग्रह बीच में। अरे भाई महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या पढ़ा था? जेम्स जीन का, किसका? जेम्स जीन की कौन सी थ्योरी पढ़ी थी? जेम्स जीन का कौन सा सिद्धांत पढ़ा था? जेम्स जीन के सिद्धांत का नाम क्या है? जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना। कौन सी? ज्वारीय परिकल्पना। अब ज्वारीय परिकल्पना क्या कहती है? यानी कि ग्रहों की उत्पत्ति है वो सूर्य से अलग होए किससे होती है? तो फिलामेंट से होती है। किससे हुई है? फिलामेंट
फिलामेंट से हुई है। अब इस फिलामेंट का आकार कैसा था? तो फिलामेंट का आकार है वो तस्तरी जैसा था। क्या था? तस्तरी जैसा था। इसके कारण ये बीच में से तो क्या था? मोटा था, और किनारों पे क्या था? पतला था। इस कारण क्या होता है? दोनों ओर तो छोटे छोटे ग्रह बनते हैं और बीच में सबसे बड़ा ग्रह बनता है। कौन सा? बृहस्पति। कौन सा बनता है? बृहस्पति। यानी कि अगर ग्रहों के क्रम की बात करें, दोनों ओर कौन से ग्रह? छोटे ग्रह, मध्य में बड़ा ग्रह। ये सिद्धांत किस सिद्धांत से प्रमाणित होता है? तो जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना से। और जेम्स जीन ने अपनी ज्वारीय परिकल्पना है वो कब प्रस्तुत की है? तो 1919 में प्रस्तुत की है, जिसे जेफरीज ने इसमें क्या किया था? संशोधन किया था। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? यानी ग्रहों की ऐसी व्यवस्था जिसमें छोटे ग्रह दोनों छोरों पर तथा बड़े ग्रह कहां पे पाए जाते हैं? तो बीच में। तो ये किससे संबंधित है? जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना से संबंधित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में समर्थन में दी गई परिकल्पना में निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने कहा है, मुझे पदार्थ दे दो? क्या दे दो रे? मुझे पदार्थ दे दो और मैं उससे संसार बना दूंगा। तो ये कथन किसका है? ये पूछा ना, कथन है किसका है? तो कथन कांट का है। किसका है? कांट का है। 12वीं की किताब में देखोगे तो मिल जाएगा ये कथन। यानी कांट ने अपना सिद्धांत दिया था। कौन सा? वायुव्य राशि परिकल्पना, जो आद्य पदार्थ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को मानता है। तो उसमें कांट ने क्या किया था? कांट ने ये कथन कहा है, यानी कि कोई भी छोटे छोटे पदार्थ है उसके समूहन से जैसे ब्रह्मांड बन गया, वैसे ही आप मुझे कोई भी पदार्थ दे दीजिए, उससे मैं कोई भी संरचना बना सकता हूं। तो ये किसने कहे हैं? कथन है कांट ने कहे हैं। वैसे महत्वपूर्ण तो है, लेकिन कांट का सिद्धांत आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन लाप्लास का सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में है। और लाप्लास के सिद्धांत का आधार क्या है? कांट का सिद्धांत है। आगे क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 37, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे टुकड़ों के आकार वाले पिंडों को कहा जाता है भैया क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कौन से कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? बृहस्पति और मंगल के मध्य में पाए जाते हैं। अगर इनके संख्या की बात करें तो संख्या कितनी है? 40,000 से अधिक है। ठीक है, बाकी कोई है क्वेश्चन? उल्का क्या है? तो उल्का या फिर उल्का पिंड, जो आपको बताया मध्य मंडल में तारों का टूटना, और जो तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं वही क्या कहलाते हैं जी? उल्का पिंड कहलाते हैं। तो उल्का क्या है? उल्का पिंड है। और गैसों के क्या है? समूहन से बना है। उसमें धूल कण है, बर्फ के कण है, नमक के कण है, ऐसे क्या छोटे छोटे पत्थरों और टुकड़ों के कण पाए जाते हैं, और ये ब्रह्मांड में गति करते रहते हैं। इसके कारण जैसे कोई उल्का है, ठीक है, वो किससे बना हुआ है? छोटे छोटे धूल कण और इन छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। जो ब्रह्मांड में कुछ छोटे खगोलीय पिंड है, उनका जब विस्फोट के कारण वो टूट जाते हैं तो उनका बचा हुआ पदार्थ है, उनसे क्या बनते हैं? ये उल्का पिंड बनते हैं। अब जैसे ये गति करते हैं तो ये हल्के होने के कारण इसके धूल वगैरह का जो कुछ भाग है वो पीछे की ओर छूट जाता है। ठीक है, और पूंछ की ओर, पूंछ की तरह दिखाई देता है, तो इसको क्या कहते हैं? पूंछहीन धूमकेतु नहीं, पूंछ युक्त धूमकेतु है ये। ठीक है, यानी इनके क्या पाई जाती है? पूंछ पाई जाती है। किसके? उल्का। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 39 क्वेश्चन, निम्न में से जिसने सूर्य के तल से निसृत ज्वारीय फिलामेंट से हमारे सौर परिवार के ग्रहों की उत्पत्ति मानी है? अरे ज्वारीय पदार्थ से या फिलामेंट से किसने मानी है? तो जेम्स जीन ने मानी है। सिंपल सी बात है, जेम्स जीन ने कौन सी परिकल्पना दी है? ज्वारीय परिकल्पना। तो क्या उत्तर हो जाएगा? जेम्स जीन। फिर है तेथिस सागर अस्तित्व में आया, तो ये भी तेथिस सागर वाला कौन से सिद्धांत के थ्रू? तो किस सिद्धांत में इनकी चर्चा हुई थी? तो तेथिस सागर की तो चर्चा की थी अपने वेगनर के सिद्धांत में। और वेगनर के सिद्धांत के हिसाब से
यानी कि 33 सागर कब अस्तित्व में आया? तो सबसे पहले कार्बोनोफेरिस युग में तो दो भाग थे, उनका विभाजन होता है, यानी कि एक भाग तो स्थल भाग था, दूसरा जल भाग था। अब स्थल भाग को क्या नाम दिया था? पेंजिया दिया था। और जल भाग का क्या नाम था? जैसे जितना भी जल था उसका क्या नाम था? पैंथालासा था। अब पेंजिया का विभाजन होता है कार्बोनोफेरिस युग में। तो कार्बोनोफेरिस तो बिल्कुल नहीं होने वाला। प्री कैम्ब्रियन युग है, ये तो बहुत बाद की बात है। तो क्या हो जाएगा इसमें? पैलियोजोइक युग के अंत में, यानी पैलियोजोइक युग के अंत में क्या होता है? 33 सागर क्या आता है? अस्तित्व में आता है। इतनी गहराई का प्रश्न शायद ही आए। फिर आगे 41 है, ज्वारीय परिकल्पना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ज्वारीय परिकल्पना कौन सा सिद्धांत है? जेम्स जीन का सिद्धांत है। और जेम्स जीन ने सिद्धांत कब दिया था? 1919 में। यह एक एकात्मक परिकल्पना है। किसकी बात कर रहा है ये? जेम्स जीन के सिद्धांत की, जेम्स जीन के सिद्धांत की। अब जेम्स जीन का सिद्धांत क्या बताता है? यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो एक तो सूर्य और दूसरे साथी तारे से हुई है। और साथी तारे का आकार क्या था? बहुत विशाल था। ठीक है, तो दो तारों से हुई है। तो इस कारण परिकल्पना कैसी है? द्वैत तारक परिकल्पना है। ये क्या कह रहा है? यह एक एकात्मक परिकल्पना, एकात्मक नहीं है। कितने तारों से हुई है? दो तारों से। तो ये गलत बात है। फिर है, इसके प्रणेता ब्रितानी वैज्ञानिक, यानी ब्रितानी कह सकते हो, लेकिन ब्रिटेन के थे। कौन है? जेम्स जीन। तो ब्रितानी वैज्ञानिक जेम्स जीन थे। ये बात क्या है? सही है। फिर आगे है, यह फिलामेंट को सौरमंडल की उत्पत्ति हेतु उत्तरदायी मानती है। तो फिलामेंट की बात करी गई है, इसके गुरुत्वाकर्षण बल से सूर्य से एक भाग अलग हो जाता है और जिसका नाम क्या दिया गया था? फिलामेंट नाम दिया था। तो ये बात भी क्या है? सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो इसमें देखिए, मैंने तो आपको बताया है, इस प्रकार के अगर प्रश्न आए तो आप सभी वाला सही करें, लेकिन हर बार सही होना कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें दो कथन सही है। कौन से? बी और सी। अब बी और सी किसमें है? बी और सी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है। फिर आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख कार्बनी हिमनदें किस भूवैज्ञानिक महाकल्प के अंतर्गत? वही कल्प वाली बात आ गई है। तो ये भी प्रश्न आप मत याद रखो। फिर उसके बाद में बात करें, ये पाठ्यक्रम में नहीं है ऐसा मैटर। निम्न में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? अरे ये भी युग से बात है, यानी युग वालों से प्रश्न दे रखे हैं और युग वाला आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो क्या पूछा है इसमें? निम्न में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? अरे बर्फ पर चाल के हो जाए तीस लजिया को नहीं है तो क्या हो जाएगा? उत्तर है प्लीस्टोसीन युग। ठीक है, फिसल जाना। ठीक है, तो बाकी ये सिलेबस के अंदर नहीं है, याद नहीं रखो तो कोई बात नहीं है। फिर है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अंतर तारक धुली परिकल्पना किसकी है? ओटो श्मिट की है। अंतर तारक धुली परिकल्पना किसकी है? ओटो श्मिट की है। ठीक है, वे बाकी ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, निम्न में से जो जीवंत ग्रह है, अरे जीवंत ग्रह जहां पे जीवन है कौन सा है? पृथ्वी है। लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना कब प्रतिपादित की थी? तो लाप्लास ने अपना सिद्धांत कब दिया था? 1796 में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। 47 की है, जेम्स जीन की संकल्पना का क्या नाम था? अब जेम्स जीन की संकल्पना का सिद्धांत का नाम आपको पता ही है, कौन सा था? तो जेम्स जीन की परिकल्पना जय जय जय, जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है, तीनों में क्या है? जय जय जय। फिर है, कब दी थी? तो कब दी थी? 1919 के अंदर। फिर है, प्रारंभिक चरण में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में थी? तो सबसे पहले क्या थी? हाइड्रोजन गैस थी। और हाइड्रोजन गैस ही सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? सूर्य के अंदर पाई जाती है, जो ब्रह्मांड में ऊर्जा का कार्य करती है। फिर है, यानी कि ब्रह्मांड में या फिर पृथ्वी पर बात करें, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन को कहते हैं, क्योंकि थोड़े सी मात्रा में ही बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। और सूर्य किसके कारण टिका हुआ है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण टिका हुआ। फिर है, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। तीन ही सिद्धांत है। जेम्स जीन की बात बहुत आ गई है, लाप्लास की बात बहुत आ गई है, लेकिन बिग बैंग की नहीं आई है। तो बिग बैंग है वो प्रमाणित सिद्धांत है। वर्तमान में जो
पृथ्वी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति को स्पष्ट करने वाला प्रमाणित सिद्धांत है तो वो एकमात्र सिद्धांत है, वो कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत है। वर्तमान में भी इस पे क्या है? अध्ययन जारी है। तो इसके प्रतिपादक कौन है? जॉर्ज लेमेटियर है। कौन है? जॉर्ज लेमेटियर। तो कहां पे है? नहीं दिया है। तो प्रतिपादक कौन है? जॉर्ज लेमेटियर है। जॉर्ज लेमेटियर, जॉर्ज लेमेटियर। और कब प्रतिपादन किया था? तो कब किया है? 1894-96 के मध्य, 1894-96 के मध्य किया था। किसने? जॉर्ज लेमेटियर ने। प्रश्न आ जाए बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक है तो कौन है? जॉर्ज लेमेटियर है। प्रतिपादन कब किया है? तो 1894-96 में। और मॉर्गन मूरे ने इसकी क्या करी है? व्याख्या करी है। और कब करी थी व्याख्या? 1960 से 65 के मध्य करी है। ठीक है। फिर आगे, तारों का निर्माण लगभग कब हुआ? तो तारों का निर्माण कब हुआ? तो जैसे तारों का निर्माण की बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले मानी गई है? 13.7 अरब वर्ष पहले मानी गई है। किस सिद्धांत के अनुसार? तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार। और किसने ये प्रमाणित किया है? तो नासा ने। और कौन से उपग्रह के सहयोग से? तो मैप नामक उपग्रह भेजा था 2001 में और 2013 में निष्कर्ष दे दिया था। ठीक है। फिर इसमें तारों की उत्पत्ति की बात करें तो तारों की उत्पत्ति है वो कब बनी गई है? 5 से 6 करोड़, या फिर इसमें मिल सकता है 4.5 करोड़ वर्ष से, या 4.6 करोड़ वर्ष ऐसे मिल सकता है। तो 4 से लेकर कितने तक है? 5 तक है। 4 से लेकर कितने तक है? यानी 4.5 से लेकर कितने तक है? 5.5 तक करोड़ वर्ष पहले क्या हुई थी? तारों की उत्पत्ति हुई थी। तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। फिर है, वर्तमान में कितने उपग्रह है? तो ये प्रश्न है वो आप मत ही याद करो सही। कितने उपग्रह? तो हर पुस्तक में क्या दे रखे हैं? अलग अलग दे रखे हैं। जो आपकी किताब लगती है भौतिक भूगोल सुविंदर सिंह की, ठीक है, उसमें कितने दे रखे हैं? 472 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 472 दे रखे हैं। लेकिन रियल में कितने हैं? तो सबसे पहले तो जो ग्रह थे वहां पे चलते हैं। चलो यहीं पे जोड़ा जोड़ी कर लो। यानी कि मंगल के कितने हैं? 1। पृथ्वी के कितने हैं? 1। मंगल के कितने हैं? 2। फिर मंगल के बाद में बृहस्पति के कितने हैं? 79 है। उसके बाद में शनि के कितने हैं? 82 है। उसके बाद में अरुण के 27 हैं। फिर कितने हैं? 14 है। टोटल कितना हो रहा है? देख लो, उसमें आ रहा है तो देख लो। फिर है 7 4 11 12 13 13 14 15 1 16 16 9 16 और 9 कितने हो गए? 25 25 का 5 7 8 15 16 17 1 18 18 है 2 20 205 हो रहे हैं क्या? 205 ऑप्शन में है कहीं पे। देखिए ये प्रश्न मत याद रखो, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। क्योंकि देखो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है जिसका नाम है भौतिक भूगोल सुविंदर सिंह की। उसमें कितने दे रखे हैं? 472 दे रखे हैं। तो भाई इन ग्रहों के तो है नहीं, बाकी कहां पे है ये तो कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, तो ये मत याद रखो। फिर है नेक्स्ट है, निम्न में से जोबियन ग्रह है वह है। अब जोबियन ग्रह किसको बोलते हैं जी? जोबियन ग्रह बोलते हैं बृहस्पति को, या बृहस्पति के समान जो ग्रह हैं। तो बाह्य ग्रह जितने भी थे, अपने 4 बाह्य ग्रह थे, वो सारे के सारे बृहस्पति के समान है, इसलिए क्या कहलाते हैं? जोबियन ग्रह कहलाते हैं। तो निम्न में से जोबियन ग्रह है वह है। तो जोबियन ग्रह देखिए शुक्र नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है। क्यों नहीं है? ये आंतरिक ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। फिर मंगल भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? उत्तरे शनि हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है। फिर है प्लेटो के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह? भी प्लेटो तो अपने सौरमंडल में है ही नहीं। प्लेटो को 24 अगस्त, कब की बात है? 24/8/2006 से क्या कर दिया? ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लेटो को 24 अगस्त 2006 से क्या कर दिया था? बाहर कर दिया था। अपने इसके बारे में अगर दे रखा है तो याद कर लो। फिर है डायनासोर का युग। अरे डायनासोर का युग आपके पाठ्यक्रम में नहीं है।
फिर है ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितने वर्ष पूर्व पूर्णतया से भर गई थी। तो ये भी याद रखो, तो 200 करोड़ वर्ष पूर्व, लेकिन कोई अपने आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 56 नंबर 56 क्या क्वेश्चन है, यानी कि स्तंभ ए, स्तंभ ए व स्तंभ ब को क्या करना है, मिलाना है। तो पहले बात करें, यहाँ पे आधा क्वेश्चन था शायद आगे है, ठीक है। तो पहले क्या है, वायुव्य, क्या है, वायुव्य राशि परिकल्पना। तो वायुव्य राशि परिकल्पना किसने दी थी, कांट ने दी थी। किसने दी थी, कांट ने, वायुव्य राशि परिकल्पना। अब दूसरी है निहारिका परिकल्पना, तो ये किसकी है, लाप्लास की है। किसकी है, लाप्लास की है, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी कि बी में क्या होना चाहिए, लाप्लास जहां पे है वो उत्तर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट ये लो जी, ये है अधूरा प्रश्न, यहाँ पे है ग्रहणों परिकल्पना। तो ग्रहणों परिकल्पना किसकी है, ग्रहणों परिकल्पना है चैम्बरलिन एवं मोल्टन की है। फिर ज्वारीय परिकल्पना किसकी है, तो जेम्स जीन की है। वहां पे कितने थे, पीछे वाले पेज में कौन कौन से थे, तो वायुव्य राशि परिकल्पना, वायुव्य राशि परिकल्पना किसकी है, कांट की है। न्यायिका परिकल्पना किसकी है, लाप्लास की। यानी कि पहले में क्या आ रहा है, पहले क्या आएगा, दो आएगा। फिर न्यायिका परिकल्पना जहां पे लाप्लास है, यानी पहले में क्या आ रहा है, दो आ रहा है, ये देखना है अपने को। तो पहले में क्या आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, तो पहले में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, यानी ए में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। फिर दूसरा क्या था, पीछे वाले में दूसरा क्या था, पीछे वाले में दूसरा था निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना किसकी है, लाप्लास की है। तो लाप्लास कहां पे है, 3 नंबर में है। तो बी में क्या आना चाहिए, 3 नंबर आना चाहिए। अब दो तो मैच करो, यानी कि ए में 2, ए में 2 इसमें है, ए में पहले में ए में 2 इसमें है, ए में 2 इसमें है, ये 3 नंबर है, तो वो फिलहाल क्या है, गलत है। उसके बाद बी में 3, अब बी में 3 इसमें है, बी में 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो उत्तर निकल गया। तो क्या उत्तर हो जाएगा, ए नंबर उत्तर होने वाला है। फिर आपको बता ही दिया है, यानी कि ग्रहणों परिकल्पना किसकी है, तो चैम्बरलिन ने मोल्टन की है। और ज्वारीय परिकल्पना किसकी है, तो जेम्स जीन की है, तो पीछे रह गया था। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, स्तंभ ए व स्तंभ ब का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कूट से सही कूट मिलाना है। अभिनव काल, कोयला काल, ये मत ही करो, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो प्रमुख टॉपिक 3 नंबर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से, और इसको बार बार देखिए, और जो जहां पे इंपॉर्टेंट बताया है, महत्वपूर्ण बताया है, उसको महत्वपूर्ण लगाइए। और आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।